हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय सेकंड चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आया हूं आपके लिए ग्रीन ओलंपियाड से रिलेटेड ये वीडियो, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने ग्रीन ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए। आज इसमें मैं इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ इनलैंड bodies of water and related ecosystem. Limnology divides lake into three zones: littoral, photoc and profundal. Which of the following zone receive the least light? यानी इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये बताया गया कि जो निम्नोलॉजी है वो इनलैंड वाटर बॉडीज की स्टडी होती है, जिसके अंदर जो पानी वगैरह के जो सिस्टम होते हैं जैसे लेक, रिवर वगैरह, इसे 3 पार्ट्स में या 3 जोन में से डिवाइड किया जाता है और तीनों जोन के बारे में यहाँ आपको मेंशन किया गया है। क्वेश्चन आपके लिए ये है, इन तीनों में से सबसे कम लाइट कौन सा जोन रिसीव करता है, उस जोन को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपको बोला जा रहा है कि फोटिक जोन, सेकेंड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि प्रोफंडल जोन, और थर्ड ऑप्शन आपके पास सी में पूछा जा रहा है कि लिटरल जोन, और लास्ट में आपको लिनेटिक जोन ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन चारों जोन में से सबसे कम सनलाइट कौन रिसीव करता है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें जो ऑप्शन बी आपको दे रखा है, जिसमें प्रोफंडल जोन जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। यानी इन सब के अंदर प्रोफंडल जोन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सनलाइट कम पड़ पाती है, तो सबसे कम यानी लीस्ट लाइट रिसीव करने वाले जोन के अंदर ये कैटेगराइज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन, द टर्म स्मोक was first used in 1905 to describe the conditions of fog that contains soot or smoke in it. Smoke is basically a combination of various gases with water vapor and dust. Which of the following person used the word smoke for the first time? देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 1905 में फर्स्ट टाइम जो वर्ड है या टर्म है स्मोक यूज किया गया था। ठीक है, जिसका मीनिंग भी आपको बताया गया था। इसे डिस्क्राइब किया गया एक कंडीशन का, जिसके अंदर होता यह है कि फॉग के अंदर जब भी सूट या फिर स्मोक कंटेन करता है, और ये बेसिकली होता क्या है कि जो भी गैसेस वगैरह होती है उन सबको ये कंटेन करता है, और इसके अलावा जो वाटर बॉडीज होती है और डस्ट होता है, इन सबको कंबाइंड करके हम स्मोक बोल देते हैं। तो फर्स्ट टाइम इसे किसने यूज किया था, उस पर्सन को आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है। H.A. वेवैक्स इसके फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये टर्म यूज किया था। सेकेंड ऑप्शन आपको बोला जा रहा है कि ऑस्कर अब्रोबैक जो इसके फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये टर्म यूज किया था, और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है कि रॉबर्ट ओ बेकर फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये टर्म यूज किया था, और लास्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि रॉबर्ट एम जैकोबसन फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये टर्म यूज किया था। फर्स्ट टाइम यूज कब हुआ ये तो क्वेश्चन में आपको मेंशन कर दिया गया है, लेकिन किस पर्सन ने यूज किया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो जो ऑप्शन ए आपको दे रखा है यानी H.S. वेवैक्स, ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्मोक जो वर्ड है ये टर्म यूज किया था। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, अ सिंक होल इज अ नेचुरल डिस्पर्शन और होल इन द अर्थ सरफेस अंडरलीन द soluble rock. It may refer to a collapse of ground into a void below caused by which of the following? देखिए, सबसे पहले ये टर्म है सिंक होल, इसके बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है कि ये एक नेचुरल तरीके से बनाया हुआ एक डिप्रेशन है, जो कि एक होल के टाइप आप बोल सकते हो, जो कि अर्थ के सरफेस पे होता है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है ये किसकी वजह से क्रिएट होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दिए गए हैं कि जब भी हम टनल वगैरह बनाते हैं यानी टनलिंग जब एक्टिविटी करते हैं तब ये होल क्रिएट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि जो वाटर की वजह से ये ऑप्शन क्रिएट हो जाता है, इस तरह का सिंक होल क्रिएट होता है, और ऑप्शन सी में आपको बोला जा रहा है कि वोल्केनो जब आता है तो उसकी वजह से ये क्रिएट होता है, और ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है कि अर्थक्वेक की वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो जैसे आप इस क्वेश्चन को ही देखेंगे तो इसमें पहले ही बताया गया कि ये नेचुरल डिप्रेशन है, यानी कि एक तरह से होल है। तो नेचुरली जो काम होता है, तो नेचुरली जब होगा जब नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ये काम कंप्लीट हो, तो जब भी वाटर वगैरह के थ्रू जब कोई होल वगैरह क्रिएट होती है उसी को यहाँ पे सिंक होल बोल दिया जाता है, जो कि अपने आसपास की जितनी भी चीजें हैं उसे अपने अंदर ले लेती है। तो यानी कि ऑप्शन बी जो आपको दे रखा है, यानी कि ये वाटर की वजह से ही ये ग्राउंड के अंदर जो क्रिएट होल होता है उसी को हम सिंक होल बोल देते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। दिस बुक रिटन बाय former US Vice President
A.I. Gore in 2009 is a sequel to his famous documentary and book An Inconvenient Truth. The name the book. अब इस क्वेश्चन के अंदर आपसे यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट थे पुराने टाइम पर, उसके द्वारा लिखी हुई एक किताब के बारे में पूछा जा रहा है कि उनकी एक बुक थी जो कि एक फेमस डॉक्यूमेंट्री थी और ये रिगार्डिंग थी इनकन्वीनियंट ट्रूथ के ऊपर। तो उस बुक का नाम आपको यहाँ पे बताना है, चूज करना है इन 4 ऑप्शन में से। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि आवर चॉइस अ प्लान टू सॉल्व द क्लाइमेट क्राइसिस। सेकेंड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि अर्थ इन द बैलेंस। थर्ड ऑप्शन दे रखा है द रिवर कीपर्स। और फोर्थ ऑप्शन डी में आपको बोला जा रहा है कि क्लाइमेट कैपिटलिज्म। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दे दिए गए हैं। उस बुक का जो टाइटल है इसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इस क्वेश्चन के आंसर की अगर बात करें, यानी कि जो फॉर्मर यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने जो एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है आवर चॉइस अ प्लान टू सॉल्व द क्लाइमेट क्राइसिस। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये बुक इनके द्वारा लिखी गई थी 2009 में। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन ए चूज कर सकते। दिस इंडिकेटर इज अ मेजर ऑफ ह्यूमन डिमांड ऑन अर्थ इकोसिस्टम। यानी कि एक इंडिकेटर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि 4 ऑप्शन में आपको ये इंडिकेटर दे रखे हैं और इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये जो इंडिकेटर है ये ह्यूमन की डिमांड्स जो होती है इकोसिस्टम के बारे में उसे इंडिकेट करता है। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव land and the sea area necessary to supply the resources a human population consume and to assimilate associated waste. Identify the term given in the indicator. यानी आपको एक इंडिकेटर को आइडेंटिफाई करना है इन चारों में से जो कि ये डिफाइन करता है कि जो ह्यूमन नीड्स होती है, ह्यूमन डिमांड्स होती है इकोसिस्टम, उसके बारे में डिफाइन करता है। बेसिकली इसके अंदर जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लैंड होती है, यानी कि हमें कितना खाने के लिए, यानी कि जो हमारे फसल वगैरह होती हैं, क्रॉप्स के लिए कितनी ज़रूरत है और वाटर बॉडीज़ के लिए कितनी लैंड की ज़रूरत है और ह्यूमन नीड के लिए कितनी ज़रूरत होती है, इन सबको इंडिकेट करने वाला उस इंडिकेटर को आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए में आपको बोला जा रहा है इस इंडिकेटर का जो नाम है वो है पॉपुलेशन फुटप्रिंट। सेकेंड ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है कि ग्रोथ फुटप्रिंट। थर्ड ऑप्शन आपको बोला जा रहा है सस्टेनेबल फुटप्रिंट और लास्ट ऑप्शन में आपको बोला जा रहा है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। यानी कि इन चारों जो इंडिकेटर है उसमें से करेक्ट इंडिकेटर आपको चूज करना है अपने आंसर के लिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ ऑप्शन डी जो आपको दे रखा है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ये इंडिकेट करता है ह्यूमन डिमांड्स को इकोसिस्टम में उन्हें कितने लैंड की जरूरत है और उस लैंड में रहने के लिए हमें कितनी लैंड की जरूरत पड़ेगी और रहने के अलावा बाकी जो काम है जैसे क्रॉप यानी कि फार्मिंग एक्टिविटी के लिए कितनी जरूरत पड़ती है उन सब चीज़ों को, इसके अलावा जो वाटर बॉडीज हैं उनको कितने लैंड की जरूरत पड़ती है, उन सारी चीज़ों को डिफाइन करता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकूं और चैनल फ्रेंडशिप प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि मेरा मेन चैनल है। इसके अलावा ये जो मेरा सेकंड चैनल है मेरे नाम से, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। एक कमेंट के बारे में बात करते हैं। वीडियो के नीचे बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, कुछ कुछ पूछते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये जो आपका ग्रीन ओलंपियाड का जो एग्जाम होना है ये कई सारे लेवल में एग्जाम होने वाले हैं। जो फर्स्ट लेवल की अगर हम बात करें तो फर्स्ट लेवल के अंदर क्लास 4th के स्टूडेंट और क्लास 5th के जो स्टूडेंट है उनके लिए ये एग्जाम होता है। सेकेंड लेवल की बात करें तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के जो स्टूडेंट है उनका सेकेंड लेवल का एक पेपर आता है। और थर्ड लेवल की बात करें तो इसके अंदर क्लास 9th और क्लास 10th के जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और क्लास 11th एंड 12th के जो स्टूडेंट होते हैं उसे लेवल 4 में डाला जाता है। तो अब तक आपको ये जो लेवल्स हैं डिफरेंट ये क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये सारे क्वेश्चन जो आप हमें बता रहे हो सर ये सारे लेवल में आएंगे। देखिए बच्चों, अब ना आप सारी वीडियो अगर आप देखेंगे तब आपको टॉपिक क्लियर हो पाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। और जब भी क्वेश्चंस आते हैं चाहे वो लेवल 1 की हो, लेवल 2 की हो या लेवल 3 की हो या लेवल 4 की हो, उन सब में जो पॉइंट्स होते हैं वो सेम होते हैं। हाँ, ये हो सकता है जो लेवल 1 के जो स्टूडेंट है उनके लिए थोड़ा आसान होगा और लेवल 4 के जो स्टूडेंट है उनके लिए क्वेश्चन पेपर थोड़ा टफ होगा। लेकिन जो लेवल 4 वाले स्टूडेंट हैं अब वो सोचेंगे कि सर हम लेवल 1 का पेपर क्यों देखें, या लेवल 1 वाले जो बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे कि हम लेवल 4 का स्टूडेंट के पेपर क्यों देखें। वो इसलिए आपको देखना जरूरी है ताकि उन टॉपिक्स को आप समझ पाएं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ पाएं। तो आई होप आपको अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि अब आपको कि किस किस लेवल का ये क्वेश्चन पेपर आता है। और मैं तो कहूँगा कि जितने भी लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम किए जा रहे हैं आप सबकी प्रैक्टिस करिए ताकि कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाए आपके लिए तो आप उसके आंसर कर सको।
ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।